नमस्कार, मैं अभय सर अभय एजुकेशनल क्लासेज में हिंदी विषय के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारा जो टॉपिक अभी तक चल रहा था वो संधि चल रहा था। संधि में हमने क्या क्या देखा है कि संधि क्या होती है, उसकी परिभाषा क्या होती है, उसका अर्थ क्या होता है, उसके भेद कितने हैं, उसके प्रकार कितने हैं, इन सभी बातों पे चर्चा कर लिए थे। जैसे संधि के हमने जो भेद पढ़े थे, भेद या प्रकार पढ़े थे, वो कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से? स्वर संधि था, व्यंजन संधि था और विसर्ग संधि था, जिसमें हमने स्वर संधि पे भी चर्चा कर लिया है, व्यंजन संधि पे भी चर्चा कर लिया है। अब हमारा जो लास्ट है तीसरा भेद वो क्या है? विसर्ग संधि। तो हम किस पे अब चर्चा करेंगे? विसर्ग संधि पे चर्चा करेंगे। चलिए आइए देखते हैं कि विसर्ग संधि होता क्या है, इसके सारे नियम क्या हैं, इसकी परिभाषा क्या है, आदि चीज़ों पे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए चलिए सबसे पहले तो ये देखते हैं कि विसर्ग संधि कहते किसे हैं, ये कब होगा। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी? यदि विसर्ग का सिंबल ये होता है, चिन्ह होता है, यदि विसर्ग के बाद स्वर तथा व्यंजन वर्णों के मेल, यदि विसर्ग के बाद स्वर तथा व्यंजन वर्णों के मेल से उत्पन्न ध्वनि विकार को क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। अर्थात देखिएगा इसका अर्थ क्या होता है, इसका मतलब क्या होगा कि कह रहा है कि हमारे पूर्व पद में क्या होना चाहिए? विसर्ग होना चाहिए। ठीक है, और उत्तर पद में क्या होना चाहिए? चाहे स्वर हो या व्यंजन हो। यदि इन दोनों वर्णों का मेल होता है तो इस मेल को कौन सी संधि कहेंगे, या इस संधि को कौन सा संधि कहेंगे? विसर्ग संधि कहेंगे। क्लियर? इतनी बात समझ पा रहे हैं? इससे पहले क्या, जब स्वर के साथ स्वर का मेल हो रहा था तो वो स्वर संधि हो रहा था, या फिर स्वर के साथ व्यंजन या व्यंजन के साथ व्यंजन या व्यंजन के साथ स्वर का मेल हो रहा था तो वो व्यंजन संधि कहला रहा था। अब तीसरा हमारा क्या है कि विसर्ग के साथ यदि किसी वर्ण का, चाहे वो स्वर हो या व्यंजन हो, उसका मेल होता है तो वो कौन सा कहलाएगा? विसर्ग संधि कहलाएगा। यानी विसर्ग के बाद स्वर तथा व्यंजन वर्णों के मेल से उत्पन्न ध्वनि विकार को ही क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब चर्चा करते हैं इसके नियम पर, यानी कौन कौन से नियम हैं। आइए देखते हैं। जो हमारा सबसे पहला नियम होगा वो क्या क्या हो सकता है, इन सारी चीज़ों पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, एक एक पे चर्चा करेंगे। जैसे हमारा पहला जो नियम होगा वो क्या होगा, देखिएगा वो जो नियम होगा, पहला नियम नंबर 1 लिखेंगे। नियम नंबर 1 की बात करेंगे। ठीक है, नियम की नंबर 1 की बात करेंगे क्या कि देखिए विसर्ग का जो है, यानी ये विसर्ग का यानी इसका, ठीक है, विसर्ग ऐसे करेंगे आप, विसर्ग यानी का तालव्य स के नीचे मैंने हलंत लगाया है, यानी तालव्य श में परिवर्तित होना, स में बदल जाना या परिवर्तित हो जाना। ठीक है, बदल जाना। देखिएगा ये कह रहा है कि विसर्ग का किस में बदल जाना? तालव्य श में बदल जाना। वो कब बदलेगा? देखिएगा इसका नियम क्या होगा। यदि कह रहा है कि यदि क्या हो, यदि पूर्व पद में विसर्ग हो तथा उत्तर पद में क्या हो? उत्तर पद में चय हो, क्षय हो और तालब श हो। ठीक है, क्या हो? उत्तर पद में क्षय हो।
उत्तर पद में चाहे स हो तो संधि होने पर विसर्ग, यानी इसकी बात कर रहे हैं, विसर्ग श में बदल जाता है या परिवर्तित हो जाता है। क्लियर? कहने का मतलब ये है कि ये जो विसर्ग है यदि उत्तर पद में है और उसके बाद क्या आ जाए, या तो च आ जाए या छ आ जाए या श आ जाए, तो ये क्या किस में, यानी ये विसर्ग जो किस में बदल जाएगा, श में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? तालव्य श में बदल जाएगा। तो आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि कैसे इसको हम थोड़ा सा मिटाना चाहेंगे। हमारी जो चर्चा चल रही है वो विसर्ग संधि पे नियम नंबर 1 पे देख रहे हैं। जैसे देखिए, तपह प्लस चर्या है। क्या है? तपह प्लस क्या है? तपह धन चर्या है। अब यहाँ पर देखिएगा, हमारा ये पूर्व पद है और ये क्या है? उत्तर पद है। अब पूर्व पद में ये क्या देखिएगा? विसर्ग है। विसर्ग इधर आ गया। मैंने कहा कि इधर यदि विसर्ग आ जाए और प्लस इधर क्या आ जाए? छ हो और क्या हो? तालव्य श हो। यदि ये तीन वर्ण इधर मिलते हैं और इधर विसर्ग है तो ये विसर्ग किस में बदल जाएगा? किस में बदल जाएगा? वो तालव्य श में बदल जाएगा। क्लियर? इतनी बात समझ पा रहे हैं? तो देखिएगा, यानी यही सेम सिचुएशन, यानी तपह धन चर्या, यानी देखिएगा इधर विसर्ग है, यानी ये क्या हो जाएगा? तप हो जाए, और ये विसर्ग इधर च है, यानी इन दोनों कंडीशन ये बन रहा है, तो मतलब ये विसर्ग किस में बदलेगा? ये तालव्य श में, यानी ये आप कह सकते हैं ऐसे हो जाएगा। विसर्ग के स्थान पर ये स आ जाएगा और प्लस क्या है? इधर चर्या है। क्या है? चर्या है, और स के नीचे हलन का मतलब इसे आधा, तो यानी ये क्या हो जाएगा? तपश्चर्या। क्या हो जाएगा? तपश्चर्या। क्लियर? यानी तपह धनचर्या बराबर क्या हो जाएगा? तपश्चर्या हो जाएगा। ठीक है? क्लियर? इतनी बात समझ पा रहे होंगे मेरे ख्याल से। यानी ये विसर्ग देखिए किस में कन्वर्ट हो गया, यानी यही विसर्ग, बाकी कोई चेंजिंग नहीं हुई, ये चर्या ऐसे ही रहेगा। यही विसर्ग किस में बदल जाएगा? तालव्य श में बदल जाएगा। मैंने जो पहला नियम लिखवाया है। क्लियर? इतनी बात समझ पा रहे हैं? एक उदाहरण और लेते हैं, दूसरा लेते हैं। जैसे हमारा है हरिह प्लस क्या है? चंद्र है। हरिह प्लस चंद्र है, समझिएगा। हरि प्लस चंद्र बराबर क्या हो जाएगा? ये किस में बदलेगा? तालव्य श में। इधर च है और विसर्ग है, यानी ये और ये मिल करके क्या बना देंगे? श में, यानी ये विसर्ग क्या हो जाएगा? श में परिवर्तित हो जाएगा। सॉरी, ये दोनों मिलकर नहीं, यानी इसके मिलने के बाद ये किस में बदल जाएगा? श में बदल जाएगा। क्लियर? इधर क्या हो जाएगा? हरि, और प्लस इधर क्या है? चंद्र है। क्या हो जाएगा? चंद्र है, और ये श, यानी क्या हो जाएगा? हरि धन चंद्र बराबर क्या हो जाएगा? हरिश्चंद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हरिश्चंद्र हो जाएगा। क्लियर? इतनी बात समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। अब एक उदाहरण और लेते हैं, जैसे अंतः धन चेतना। क्या है? अंतः और धन क्या है? चेतना है। क्या है? चेतना है। तो अब बताइए, फिर वही कंडीशन में ये श में बदल जाएगा तो क्या हो जाएगा? अंतश्चेतना। क्या हो जाएगा? अंतश्चेतना हो जाएगा। क्लियर? ये हो जाएगा। और उदाहरण लेते हैं, जैसे आपका क्या है? आपका देखिएगा, दूसरा उदाहरण लेते हैं, जैसे है निह प्लस छल है। क्या है? निह प्लस छल है। अब यहाँ देखिएगा, कहने का अर्थ है यहाँ विसर्ग है, अब छ आ गया तो भी ये विसर्ग किस में बदल जाएगा? श में बदल जाएगा, यानी ये आधा श हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? निश्चल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निश्चल हो जाएगा। क्लियर? इतनी बात समझ पा रहे हैं? अब यहाँ पर देखिएगा, एक और है, दुह प्लस शासन है। दुह प्लस शासन है। यहाँ पर देखिएगा, मैंने क्या कहा? विसर्ग हो और उसके बाद स हो, छ हो या च हो। अब देखिएगा यहाँ पर क्या आ गया? ये तालव्य श आ गया, तो ये भी किस में बदलेगा? आधा श में। ये यानी ये क्या हो जाएगा? ये आधा श हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? दुशासन हो जाएगा। दुशासन। ठीक है?
मेरे ख्याल से आप सभी लोग समझ पा रहे होंगे। एक उदाहरण और लेते हैं इसी तरीके से। क्या निशब्द, नि प्लस क्या है, शब्द है, नि प्लस क्या है, शब्द है, और ये क्या हो जाएगा, निशब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निशब्द हो जाएगा। क्लियर। ये विसर्ग किस में, आधाशय में बदल जाएगा। इतनी बात समझ पा रहे हैं। इसी तरीके से है यशः, यशः प्लस शरीर है, क्या है, शरीर है। यहाँ देखिए विसर्ग है और इधर श आ गया, ये क्या हो जाएगा, यशः शरीर, यशः शरीर हो जाएगा, यशः शरीर। ठीक है, क्लियर। इतनी बात समझ पा रहे होंगे मेरे ख्याल से। इसी प्रकार से ये होगा नि प्लस श्वास है, नि प्लस क्या है, श्वास है। अब ये क्या हो जाएगा, देखिएगा, निश्वास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निश्वास हो जाएगा। क्लियर। ये क्या हो जाएगा, निश्वास हो जाएगा। क्लियर। इतनी बात समझ पा रहे हैं आपका। ये यानी पहला नियम हो गया। यानी क्या हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से कि विसर्ग के बाद यदि च, छ और क्या हो तालव्य श, तो ये किस में बदल जाएगा, स में बदल जाएगा। क्लियर। ये हम नियम देख चुके हैं विसर्ग संधि का पहला नियम। क्लियर है। अब चर्चा करते हैं दूसरे नियम की। देखते हैं क्या दूसरा नियम हमारा कहता है। यानी नियम नंबर 2 की बात यदि करें, नियम नंबर 2 की बात करें, यानी यदि कह सकते हैं नियम दूसरा, यानी देखिए विसर्ग का, यानी विसर्ग का जो है वो किस में बदलना, मूर्धन्य श में बदलना, श में बदलना। ठीक है। ये कब बदलेगा, यानी विसर्ग अभी तक देखिए तालव्य श में बदल रहा था, अब किस में, श में बदलेगा, यानी मूर्धन्य श में बदलेगा। कैसे बदलेगा, इसका नियम कह रहा है कि यदि विसर्ग के बाद, यदि विसर्ग के बाद, यदि विसर्ग के बाद क्या हो, समझिएगा, सॉरी विसर्ग के बाद नहीं करेंगे इसको हम लोग क्या करेंगे, विसर्ग के बाद नहीं है। ये क्या कह रहा है कि यदि प्रथम वर्ग के अंतिम, यानी जो है, यानी यही, यानी विसर्ग का जो प्रथम वर्ण है, कहने का मतलब इसको लिखवा दे रहे हैं आपको। जैसे यदि प्रथम वर्ग के अंतिम वर्ण में, यदि प्रथम पद के अंतिम वर्ण में, अंतिम वर्ण में क्या हो, ई और ऊ की मात्रा हो, या तो छोटी ई हो या फिर छोटा ऊ की क्या हो, मात्रा हो। क्या हो, मात्रा हो, मात्रा हो। तथा उत्तर पद में, तथा उत्तर पद में दिखेगा उत्तर, यानी यहाँ पर क्या हो, ई और ऊ की क्या हो, मात्रा हो अंतिम वर्ण में, और उत्तर पद में क्या होना चाहिए, यानी एक तो क हो, दूसरा ट हो, तीसरा प हो, चौथा फ हो। समझिएगा, ये चारों वर्ण होने चाहिए। ठीक है, क ट और प और फ हो। ठीक है, पद में कर हो, तो इसके मेल से, तो इनके मेल से, इनके मेल से विसर्ग, यानी इसकी बात करें, विसर्ग किस में बदल जाता है, मूर्धन्य श में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, मूर्धन्य श में बदल जाता है। वो कैसे बताएं, यानी इसका जो नियम बनेगा वो क्या बनेगा, देखिएगा कि इधर क्या हो, या तो अंतिम वर्ण में क्या ई और ऊ की क्या हो, मात्रा हो, और प्लस क्या हो, विसर्ग हो, और इधर क्या हो, अब देखिएगा इधर या तो क हो, या तो ट हो, या तो प हो, या फिर फ हो। तो यहाँ पर देखिएगा ई ऊ की या तो मात्रा हो अंतिम वर्ण में और विसर्ग हो, और इधर क्या हो, उत्तर पद में क हो, ट हो, प हो और फ हो।
तो ये विसर्ग किस में बदल जाएगा? मूर्धन्य श में, यानी ये किस में बदल जाएगा? मूर्धन्य श में बदल जाएगा। क्लियर? इतनी बात समझ पा रहे हैं? आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। एक उदाहरण ले लेते हैं, इसको ज़रा सा मिटाते हैं पहले। उदाहरण लेते हैं, जैसे निह प्लस कपट है। क्या है? निह प्लस कपट है। समझिएगा, अब देखिएगा, यानी अंतिम वर्ण यानी विसर्ग के यानी पूर्व पद का अंतिम जो अक्षर है उस पे कौन सी मात्रा है? नी है। कौन से है? नी की मात्रा, यानी ई की मात्रा है, यानी ई आया और क्या है? विसर्ग है। और समझिएगा इधर क्या है? क है। अब देखिएगा ई और क है और प्लस विसर्ग, तो यानी ये विसर्ग किस में बदल जाएगा? मूर्धन्य श में बदल जाएगा। बात समझ पा रहे हैं? यहाँ दे न पे कौन सी मात्रा है? छोटी ई की, यानी ई के बाद क्या है? विसर्ग, और इधर क्या है? क है। तो अब देखिएगा ये किस में बदलेगा? श में बदलेगा, यानी क्या है? नी, और ये विसर्ग किस में बदल जाएगा? आधा श में, इधर हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा? कपट, और इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं निष्कपट। क्या लिख सकते हैं? निष्कपट। क्लियर? इतनी बात समझ पा रहे होंगे मेरे ख्याल से। अगला उदाहरण लेते हैं इसी तरीके से, आपका दु प्लस कर है। दु प्लस क्या है? कर है। दु प्लस कर है। अब यहाँ पर देखिए छोटा ऊ की मात्रा आया है, यानी ये विसर्ग किस में? श में बदलेगा। ये क्या हो जाएगा? दुष्कर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दुष्कर हो जाएगा। क्लियर? इतनी बात समझ पा रहे हैं? अगली, जैसे निह प्लस क्या है? कंटक है। निह प्लस क्या है? कंटक, कंटक है। ठीक है, यानी क आया तो ये क्या हो जाएगा? निष्कंटक हो जाएगा। निष्कंटक। ठीक है, और उदाहरण लेते हैं, जैसे धनु प्लस टंकार है। समझिएगा, एक उदाहरण है, धनु और प्लस क्या है? टंकार है। धनु प्लस टंकार है। धनु प्लस टंकार। यहाँ पर देखिए ऊ की मात्रा है और इधर विसर्ग है और इधर ट आ गया है, तो यानी ये क्या हो जाएगा? धनुष, यानी धनुष टंकार। धनुष टंकार। ठीक है, ये हो जाएगा। अगला उदाहरण लेते हैं, जैसे क्या है? निधन फल है। क्या है? निह प्लस क्या है? फल है। अब यहाँ देखिए फ आया है, ये क्या हो जाएगा? निष्फल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निष्फल हो जाएगा। मेरे ख्याल से आप लोग समझ पा रहे होंगे कि किस प्रकार हो रहा है। क आने पर भी क्या बदला? आपका श में बदल गया, और यहाँ पर आपका ट आने पर भी क्या बदला? आपका श में बदल गया, और इधर फ आने पर भी क्या बदला? आपका श में बदल गया। ठीक है, यानी और इसी तरीके से एक प का ले लीजिएगा, देखिएगा निह और प्लस क्या है? पाप है, तो ये क्या हो जाएगा? निष्पाप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निष्पाप हो जाएगा। क्लियर? यानी इन चार वर्णों के आने पर ये विसर्ग किस में बदल जाता है? मूर्धन्य श में बदल जाता है। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। चलिए अब अगले नियम पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। हम लोग विसर्ग संधि में 2 नियम देख चुके हैं, तीसरा जो हमारा नियम है वो क्या कहता है? थोड़ा सा आइए चर्चा करते हैं कि विसर्ग का तालव्य विषय में बदलना। पहले हम क्या देखें? पहले विसर्ग का किस में तालव्य श में बदलना, दूसरा मूर्धन्य श में, और तीसरा दंत श में बदलना है। यानी विसर्ग का किस में बदलना? दंत श में बदलना। ठीक है, दंत श में बदलना। ठीक है, नियम नंबर कितना है? तीसरा है। क्लियर? यानी विसर्ग का किस में? अब दंत श में बदलना। हमने 2 श में देख लिया कि यदि क्या कह रहा था? तालव्य श में कब बदल रहा था? या क्या आए? च आए, छ आए और श आए विसर्ग के बाद, तो विसर्ग किस में बदल जा रहा था? तालव्य श में। और दूसरा नियम हमारा क्या कह रहा था कि यदि विसर्ग यानी ऊ, ई और ऊ की मात्रा हो आखिरी वर्ड में, प्लस क्या हो? विसर्ग हो, और उत्तर पद में क्या हो? आपका क हो, और ट हो, प हो और फ हो, तो विसर्ग किस में बदल रहा था? मूर्धन्य श में। अब हमारा तीसरा श में यानी दंत श में विसर्ग का परिवर्तित होना कैसे होगा? आइए देखते हैं कि क्या होना चाहिए। कि इधर क्या हो? देखिएगा पूर्व पद में क्या हो?
पूर्व पद में विसर्ग हो, क्या हो, विसर्ग हो, क्लियर। और उत्तर पद में क्या हो, उत्तर पद में या तो तय हो या फिर क्या हो, दंत श हो, क्लियर। क्या हो, या तो तय हो या फिर श, यानी विसर्ग के बाद यदि तय और श आता है तो विसर्ग हमारा किस में बदल जाएगा, ये किस में बदल जाएगा, दंत श में, क्लियर। आप समझ पा रहे होंगे। चलिए इसको उदाहरण से समझते हैं। जैसे एक है मनः प्लस ताप है, क्या है, मनः प्लस ताप है, समझिएगा। मनः प्लस क्या है, ताप है। इधर देखिए विसर्ग है और पहला अक्षर उत्तर पद का क्या है, त है। और ये विसर्ग यानी किस में बदल जाएगा, श में, यानी क्या हो जाएगा, मनस्ताप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मनस्ताप हो जाएगा। मेरे ख्याल से आप सभी लोग समझ पा रहे होंगे कि कैसे मनस्ताप हो रहा है। इसका एक और उदाहरण लेते हैं, इसको समझते हैं। जैसे आपका एक हो जाएगा नमः और प्लस क्या है, ते है, नमः प्लस क्या है, ते है। अब यहाँ पर देखिएगा त आ गया है और इधर विसर्ग है और ये क्या हो जाएगा, नम, तो ऐसे विसर्ग इसमें बदल जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, नमस्ते हो जाएगा। नमः प्लस ते बराबर क्या हो जाएगा, नमस्ते हो जाएगा। और इसी प्रकार क्या है, दु प्लस तर है, क्या है, दु प्लस तर है, तो ये क्या हो जाएगा, दुस्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दुस्तर हो जाएगा, क्लियर। इतनी बात समझ पा रहे हैं। इसी तरीके से आपका निह प्लस क्या है, तारण है, क्या है, निह प्लस तारण है और ये क्या हो जाएगा, निस्तारण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, निस्तारण हो जाएगा, क्लियर। इसको मिटाते हैं थोड़ा सा और एक दो उदाहरण देख लेते हैं इसके, कौन कौन से हैं, नियम नंबर 3 के। इसी प्रकार का है निह प्लस संकोच, निह प्लस क्या है, संकोच है, क्या है, संकोच है, निह प्लस क्या है, संकोच है। और ये क्या हो जाएगा, निसंकोच हो जाएगा, क्या हो जाएगा, निसंकोच हो जाएगा, ठीक है, निसंकोच, ठीक है। इसी प्रकार से और लेते हैं, एक है दु प्लस साहस, क्या है, दु प्लस साहस है। अब देखिएगा स आ गया यहाँ पर और इधर विसर्ग है, ये क्या हो जाएगा, दुस्साहस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दुस्साहस हो जाएगा, क्लियर। मेरे ख्याल से ये 3 नियम हम लोग देख चुके हैं विसर्ग संधि में कि किस प्रकार तीनों स में परिवर्तन, यानी विसर्ग तीनों स में कैसे बदल रहा है, ये हम लोग देख चुके हैं 3 नियम में। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।